मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का 5वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैनिक जीवन में रसायन। इस पाठ पर आधारित आज का अपना वीडियो लेक्चर सेकेंड है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था बेसिक अमल सार एवं लवण के बारे में सिंपल जानकारी आपने ऑब्जर्व की थी। उसमें आपने स्टडी की थी कि अमल की क्या विशेषता होती है, सार कैसे होते हैं, लिटमस पेपर के साथ किस प्रकार से परीक्षण करते हैं, प्रारंभिक गुणों को अपने स्टडी करने का काम किया है। आज हम इसी पाठ के अंतर्गत देखेंगे अमल सार की विस्तार को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणा दी, किस प्रकार से और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि अमल की क्या विशेषता होती है और सार की क्या विशेषता होती है। उस एक चीज को हम डिक्लेयर करेंगे। देखिए, लवण के बारे में बेसिकली आपको बता दिया था, नेक्स्ट में भी पढ़ा था, भी बताया था, और आज भी हम देखते हैं कि लवण का निर्माण किस प्रकार से होता है। जब अमल व सार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं और सार में जब मुक्त होता है। अब बनने वाला लवण है उसकी प्रकृति डिपेंडेंट करती है किस पर, अमल व सार की प्रबलता पर। मान लो दोनों प्रबल है तब तो उसकी प्रकृति होगी वो उदासीन हो जाती है। यदि अमल प्रबल है और सार दुर्बल है तो आपके लवण बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, और सार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है तो आपके बनने वाला लवण वो क्या हो जाएगा, आपके सारी प्रकृति का होगी। अकॉर्डिंग डिपेंडेंट करता है उसके अंदर से किसकी हाई कंसंट्रेट है, उसके अकॉर्डिंग लवण की प्रॉपर्टी अपन ज्ञात करते हैं। देखिए, अम्ल और सार की अभिक्रिया अपन करवाते हैं, उस दौरान अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं मैंने नेक्स्ट में भी बताया था और आज वापस बता रहा हूं। ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न करवाने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऐसी अभिक्रिया या ऐसे भी अपन कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया होने के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का आपकी बात करें तो आपके दिमाग में बात आता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करने के दौरान ऊष्मा मुक्त होते हैं या ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना, थर्मोलिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें तो अभिक्रिया के दौरान आपके क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, ऊष्मा लेते हैं या देते हैं। जब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की बात आती है तो अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक आपस में क्रिया करके या अभिक्रिया करने के दौरान ऊष्मा मुक्त करते हैं, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा शोषण क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है इसमें क्या होगी, ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। अभिक्रिया होने के दौरान क्रियाकारकों को आपस में क्रिया करवाने के लिए अतिरिक्त आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसको अपन बोलते हैं ऊष्मा शोषी, और ऊष्माक्षेपीय कहते हैं अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। तब अपन देखते हैं आप टाइट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, अम्ल सार की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, तब अपन अनुमापन करते वक्त हमेशा बीच में बीकर को क्या करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो मुक्त होती है उसको न्यूट्रलाइज होती रहे और
गर्म विस्फोटक पदार्थ नहीं बने, इसके लिए धीरे 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 साथ साथ में उसको क्या करते हैं, शेकिंग करते रहते हैं अपन। आपने टाइटस में अगली क्लास में आप जाओगे तब आपको देखने को भी मिलेगा कि 11th-12th में आप जाते हैं या कॉलेज में जाओगे तो आप जब यहाँ पर आपके लग रखी होती क्या, ब्यूरेट, और यहाँ पे आपने लगा रखा होता है प्लेन। कॉनिकल फ्लास्क और ये होती है आपकी पेन। और ऊपर क्या लगा है आप कीप। ये किसके लिए बताया जा रहा है, अनुमापन का प्रोसेस। अनुमापन अम्ल सार की अभिक्रिया को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन केमिस्ट्री में क्या करते हैं, अनुमापन करते हैं। अम्ल सार ने कितनी कंसंट्रेशन पे जाके लवण का निर्माण किया और जल मुक्त हो रहा है, तो उसको अनुमापन द्वारा ऐसे अपन प्रयोग करके भी बताते हैं। तो आप देखते हैं ये तो आपकी क्या हो जाती है, ब्यूरेट। क्या हो जाएगी, ब्यूरेट, लंबी नली टाइप होती है ब्यूरेट। और ये आपकी पिपेट, ये होता है आपके कॉनिकल फ्लास्क। स्टैंड, और ये आपके कीप। तो आप देखते हैं जब अपन अम्ल सार की अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्लीय पदार्थ को इसमें ले सकते हैं या इसमें जिसकी कंसंट्रेशन हाई हो उसके अकॉर्डिंग मतलब उसको उसमें लेते हैं, ब्यूरेट में ध्यान रखना। फिर बाद में अपन बूंद बूंद डालते हैं और डालने से पहले इसमें इंडिकेटर कुछ मात्रा में मिक्स कर लेते हैं, 20 ml पिपेट से नाप के दूसरा केमिकल आपने यूज किया वो लेते हैं। फिर बाद में इसमें अपन आप क्या करोगे, अभिक्रिया करवाते हैं तो उस दौरान इसको क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं। क्यों हिलाते हैं, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान उष्मा मुक्त होती है और उस उष्मा को मुक्त होने वाले उष्मा को न्यूट्रलाइज करने के लिए बार बार हम क्या करते हैं, सेकिंग करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, टेम्परेचर अभिक्रिया करने के दौरान बढ़े नहीं। तो ऐसा हम प्रोसेस करते हैं। तो ये तो आपके अनुमापन की बात, जब आप साइंस में पढ़ोगे तब आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से प्रोसेस होता है, साथ साथ आपको समझाया जाएगा। देखिए अभी लेटेस्ट में आपको इतना ही देखना है कि अम्ल सार की अभिक्रिया करने पर लवण प्लस जल का निर्माण होता है, उसमें सभी अभिक्रिया होती है। हमेशा लवण बनने के दौरान उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तब जब ऐसे ही तरह बेस दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है और समान प्रबल प्रवृत्ति के मतलब प्रबलता दोनों की इक्वल है, तो वो क्या होगी, उदासीन अभिक्रिया। एग्जांपल HCl और NH के अभिक्रिया पर NaCl प्लस H2 जल का निर्माण होता है। लवणों का क्वथनांक बिंदु तथा गलनांक बिंदु उच्च होता है, क्या होता है, हायर होता है। अब यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु, BP और MP। इसका तब क्या तात्पर्य, आप क्या समझते हैं, क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं, जब किसी द्रव्य पदार्थ को अपन गर्म करते हैं, जब किसी द्रव्य पदार्थ को गर्म करते हैं और जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू हो जाता है, भाप बनना शुरू हो जाता है, वह बिंदु क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु। दिमाग बात रहेगी, वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य पदार्थ उबलना शुरू हो जाए उसे अपन उस बिंदु को बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। और गलनांक बिंदु वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू हो जाए या गलना शुरू हो जाए, उस बिंदु को अपन बोलते हैं गलनांक बिंदु। ये दोनों पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, गलनांक बिंदु क्या होता है और क्वथनांक बिंदु क्या होता है।
तो आपके बात दिमाग में रहे कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य पदार्थ उबलना शुरू होता है उसको तो अपन बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, और जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं गलनांक बिंदु। ऐसे कैसे संघनन बिंदु भी होता है, जब गैसीय पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं अपन संघनन बिंदु। तो और फिर वापस एक आता है आपके 4 ऐसे पॉइंट हैं, उनको आपको दिमाग में रखना कि एक तो होता है बीपी, एमपी, सीपी और एफपी। इससे आपको क्या तात्पर्य है कि वह तापमान जिस पर द्रव्य पदार्थ क्या होता है गैसीय अवस्था में प्रयोग होता है, तो उस बिंदु को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये बिंदु बनता है द्रव और गैस के मध्य। वह तापमान जिस पर द्रव्य पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है उस तापमान को अपन बोलते हैं या उस बिंदु को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, या हिंदी में बोलते हैं क्या क्वथनांक बिंदु। फिर बाद में एमपी, जब ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में प्रयोग होता है, जब ठोस पदार्थ कोई द्रव्य अवस्था में बदलता है तो जब कोई ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है उस तापमान को हम क्या बोलते हैं गलनांक बिंदु। शॉर्ट में बोलते हैं एमपी और इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सीपी से क्या तात्पर्य, जब द्रव अवस्था गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाती है उस बिंदु को अपन बोलते हैं सीपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघनन बिंदु। और एक आता है एफपी, एफपी का मतलब जमनांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। इसमें क्या होता है द्रव अवस्था कन्वर्ट किसमें होती है ठोस अवस्था, किसमें कन्वर्ट होती है ठोस अवस्था। तो ये बेसिक क्रम आपको दे रखा है, इसको आपको दिमाग में नेसेसरी कि कौन सी अवस्था किसमें प्रयोग होती है और कितने टेम्परेचर पर होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ज्ञान होना नेसेसरी कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है उस बिंदु को अपन बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, और वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसको बोलते हैं अपन गलनांक बिंदु, और वह तापमान जिस पर गैस द्रव अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाती है उसको बोलते हैं संघनन बिंदु सीपी, कंडेंसन पॉइंट। और हिमांक बिंदु क्या होता है द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तन होना, जल का बर्फ में बदलना का जिस तापमान पर जल बर्फ में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं अपन एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसन पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपके दिमाग में होना नेसेसरी है। तो मैंने क्या बताया कि लवणों का क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु क्या होता है, कुछ होता है, ये दिमाग बात रखना। अगला सेंटेंस दर्ज है लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं तथा क्रिस्टल के साथ जल के अणु जुड़े होते हैं उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, क्रिस्टल के साथ जो जल के अणु उपस्थित होना उसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। अब यहाँ पे बात होती है क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कोई आकार होता है, कोई भी पार्टिकल होता है, कण होता है, उसका क्या निश्चित आकार बना हुआ देखने को मिलता है। जैसे शक्कर का आकार होता है, शक्कर कैसे होती है शत्रुवजन होती है ना, आपने देखे भी होगी सिन्नी, या फिर आप देखिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल भी देखोगे तो कैसे होते हैं, उनके आकार क्या होता है फिक्सेबल होता है। तो उस जिस पदार्थ का आकार फिक्स होता है, शायद बड़े पार्ट को लो शायद छोटे पार्ट को लो, कितने भी छोटे छोटे कण तोड़ दो मगर उसके आकार फिक्स बना रहता है, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ। और क्रिस्टल के साथ जल के जुड़ना क्या कहलाता है क्रिस्टलन जल। जैसे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ जल के अणु जुड़े हुए वो क्या कहलाएंगे आपके क्रिस्टलन जल। ये आपके जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट दो जल के जोड़ रखे। उसके बाद में फिटकड़ी K2SO4 L2SO4 पल्थाइन 24S2, तो 24S2 यहाँ पे क्या देंगे जल के अणु। फेरस सल्फेट
जिसको बोलते हैं हरा तथा, क्या बोलते हैं, हरा तथा। तो इसके साथ में जो ये जल के जुड़े हुए ये कॉपर सल्फेट ढीला तथा जल के जुड़ रखे, जो ये जल के पीछे जुड़ रखे जल की संख्या दर्शा रहे वो क्या कहलाता है आपको, क्रिस्टलन जल। ये डिपेंडेंट कितने आएंगे क्या नहीं आएंगे ये साजिश बल पर डिपेंड करता है, उसको आप आगे वाले क्लास में विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो ये था देखिए लवण के बारे में बेसिक थ्योरी। अब स्टेप अपना अगला स्टेप है वो अपने स्टडी करने जा रहे हैं अम्ल व सार की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी, उसको अपन विस्तार रूप से समझने जा रहे हैं और किस आधार पे अम्लों को आइडेंटिफाई किया, किस आधार पे सार को, तो उसको एक चीज को अपन क्लियर करेंगे। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को रब कर रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आप देखते हैं कि अम्ल सार की विभिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न प्रकार की अवधारणा प्रस्तुत की, उसमें फर्स्ट अवधारणा हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आर्नेस की अम्ल सार की अवधारणा। आर्नेस के अनुसार अम्ल व सार की अवधारणा किस प्रकार से स्पष्टीकरण किया कि दिया गया पदार्थ अम्ल है सार है, हर पदार्थ को कई प्रकार के ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसको अपन सपने से रहे थोड़ी सी भी अपने टेस्ट करने का प्रयास करते हैं जीवान में लग जाए तो जीवान क्या कट हो जाती है। तो ऐसे कई हार्मफुल एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मतलब आप सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी सी मात्रा भी जीवान तो क्या आपके मूली पे भी लगी तो भी मतलब क्या हो जाएगा, हार्मफुल के स्थान पे हार्मलेस हो जाता है, एकदम स्वास्थ्य के लिए प्रति क्या बहुत घातक हो जाता है। तो उन पदार्थों को अपन किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना, मतलब दिए गए पदार्थ अम्लीय सारी या पीएच के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं या फिर लिटमस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं या फिर विलियन के रूप में आप देख रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग। तो उसमें इसने अवधारणा दी अम्लीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ अम्लीय होते हैं जो जलीय विलीन में अपघटित होकर हाइड्रोनियम आयन लेते हैं, H+ आयन प्रदान करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन, उसे अपन क्या कहते हैं सामान्य भाषा में जैसे ऐसे जल के साथ में क्रिया करके H+ और Cl मुक्त करते हैं। ऐसे कैसे SO3 की भी क्रिया करवाएंगे तो SO3 में भी सेम प्रोसेस होता है, H+ और NO3-। सल्फ्यूरिक एसिड में भी सेम टू सेम प्रोसेस, अब मुक्त किया जाएगा सल्फेट। तो इस रूप में एक कंपाउंड क्या होते हैं, टूटते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो आप देखते हैं जो पदार्थ H+ आयन देते हैं वो साथ साथ क्या कहलाते हैं, अम्लीय पदार्थ। जलीय विलीन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं उसको वो बोलते हैं अपन अम्लीय पदार्थ। हाइड्रोनियम आयन जो बनता है, हाइड्रोजन आयन के रूप में जो कंपाउंड जनरेट होता है वो क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है, हाईली सक्रिय होता है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वो जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। सभी प्रकार के अम्ल होते हैं वो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जितने भी प्रकार के अम्ल होते हैं वो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ये बना आपके क्या, हाइड्रोनियम आयन। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अम्ल सार को H+ आयन प्रदान करने के अकॉर्डिंग उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, एक तो प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलीन में पूर्णतः अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। जल्दी से जैसे आपने जल के साथ में क्रिया करवाई, जल से क्या होगा, जल्दी से टूट जाते हैं, तुरंत शीघ्रता से H+ आयन प्रदान करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको बोलते हैं प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल होते हैं वो आसानी से H+ आयन प्रदान नहीं करते हैं, H+ आयन ये आसानी से प्रदान नहीं करते हैं, ये शीघ्रता से H+ आयन प्रदान करते हैं जबकि ये शीघ्रता से H+ आयन प्रदान करते नहीं। तो उदाहरण HCl, H2SO4, HM3 ये तो प्रबल और दुर्बल हो जाएगा। कार्बोनिल अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऐसे अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल प्रवृत्ति होते हैं, H+ आयन शीघ्रता से प्रदान नहीं करता जबकि ये शीघ्रता से H+ आयन देते हैं। अब ये तो दी उन्होंने अम्ल की अवधारणा, ऐसे सार की अवधारणा क्या दी, सार में उन्होंने बताया कि वे पदार्थ सारी होते हैं जो जलीय विलीन में OH आयन प्रदान करेंगे।
पहले एक बार अमल का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाद में अपन जाते हैं किस पे, सार के साथ में स्टडी करने जा रहे हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए सार को अपन समझते हैं। देखिए आगे देख रहे हैं आप क्या, अर्नेस के अनुसार सार की अवधारणा क्या प्रस्तुत की गई, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सार के बारे में अर्नेस ने यह बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलीन में हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH आयन प्रदान करते हैं उसे अपन सार कहते हैं। जलीय विलीन में अपघटित होकर क्या प्रदान करते हैं, OH आयन, जबकि अम्ल होते हैं वो H+ आयन प्रदान करते हैं और ये OH आयन माइनस प्रदान करते हैं, उसे अपन बोलते हैं सार। जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलीन के साथ में अपघटित होकर K+ तथा OH- आयन के रूप में अपघटित होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अलग अलग प्रकार के सारी पदार्थ दे रखे, उनको आप अपघटित करोगे इस रूप में, क्या होता है, वो टूटते हैं। इस टूटने की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग या आयनों में अपघटित होने की प्रक्रिया के आधार पर, जैसे आपने अम्ल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, वैसे वैसे सार भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक तो प्रबल सार और एक होते हैं दुर्बल सार। प्रबल सार वे होते हैं जो शीघ्र अपघटित होकर OH आयन प्रदान करते हैं, तीव्र और पूर्णतः अपघटित हो जाएंगे। अभिक्रिया फास्ट होगी और पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं। और OH आयन क्या कर देंगे, शीघ्रता से प्रदान करने की टेंडेंसी रखते हैं। जितने भी आपके सारी धातु से निर्मित होने वाले आपके सार है, वो सार क्या होते हैं, प्रबल सार होते हैं। NaOH है, KOH है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, जितने भी होते हैं वो सार क्या होते हैं, तीव्र गति से अपघटित होते हैं और प्रबल सार के अंतर्गत आते हैं। दुर्बल सार पूर्णतः अपघटित नहीं होते तथा OH आयन मंद गति से प्रदान करते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तीव्र गति से अपघटित नहीं होते। तो इस प्रकार से आपने अर्नेस की अवधारणा को विस्तार से स्टडी किया। अगली अवधारणा आपके सामने प्रस्तुत होगी, वो ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा, और फिर बाद में लास्ट में अवधारणा आपकी रहेगी वो है लुईस की अवधारणा। तो कल अपन अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे व्यवस्थित रूप से ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा क्या है, किस प्रकार से उसने प्रस्तुत की, उसको अपन विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर था, अर्नेस की अवधारणा को व्यवस्थित समझे, इस पर आधारित डायरेक्ट आपको कुछ रहता है, अर्नेस की अवधारणा को समझाओ या ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा को समझाओ या लुईस की अवधारणा को समझाओ, डायरेक्ट पर्सन पूछा जाए तो उसको उसके लिमिटेड पर्सन के अकॉर्डिंग आपको लिमिटेड चीज में आंसर प्रस्तुत करना। घर बैठ के व्यवस्थित पढ़ाई करते रहे। किसी प्रकार का मैटर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप उस चीज़ को समस्या का सॉल्यूशन करें। डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फॉर्म करके उस चीज़ को क्लियर करें, ताकि जितने भी प्रकार 10वीं का सिलेबस हुआ हो ये किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। और व्यवस्थित घर बैठ के कोर्स आपने लगभग उम्मीद की जा रही कि आपने खरीद दिया होगा, नहीं खरीदे तुरंत खरीद के उसकी पढ़ाई आप शुरू कंटिन्यू कर लें। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने गायत्री विद्या मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।